हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएसटी का 2019 एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, आज हम लोग इसका सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। और कल जो हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है अकाउंट्स और बीएसटी का, उसके लिए मैं लगभग जो हम लोग टारगेट लिए थे लगभग 200 क्वेश्चन बनाने का, वो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज अभी जो क्वेश्चन जा रहा है 2019 का है, जहाँ पर आप लोग को 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो 50 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पहले जो वीडियो में बताया हूँ वो भी क्वेश्चन जो है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये जितना भी क्वेश्चन करवाया हो, अगर आप इतना सारा क्वेश्चन कर लेते हो तो इसके बाहर नहीं आने वाला है। मैं और भी पहले भी जो क्वेश्चन जो बताया हूँ वो भी देख लेना, और अभी जो मैं करंट में जारी किया हूँ इसको भी कर लेना। ये मैं जो टेस्री जो 3 लिया हूँ अपने क्लास में, जो हमारा क्लास ऋषि कॉमर्स एकेडमी के नाम से हजारीबाग में चलती है, बाबू गांव के पास, वहाँ पर हमारी कोचिंग है। तो जो स्टूडेंट्स आकर फिजिकली रूप से ओमार शीट में दिए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं दे पाए हैं, नहीं उनका प्रैक्टिस है, वो हम जो वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, या फिर हमारा ये वीडियो जो है आपको ऐप पर भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप दोनों जगह से ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग को समझना है। सिर्फ ABCD कभी भी याद करके नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रश्न है वो आपको बदला हुआ जैसा मिल सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सेम एज इट इज मिलेगा, लेकिन आपको ABCD ध्यान नहीं रखना है। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस एक्सप्लेन को ध्यान में रखते जाना है। हो सकता है मॉर्निंग में भी आप लोग का जो है अकाउंट्स और BST का क्वेश्चन जाएगा आप लोग, लेकिन जो भी मैं करवा दिया हूँ इसको पूरा आप लोग को कंप्लीट करके रखना है। यही क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन फिर आपको अगले वाला सेट में जो है रिवीजन होने को देखने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए, फर्स्ट प्रश्न आपको क्वेश्चन रिपीटेड है, और आप लोग फटाफट इसका जवाब अगर जानते हो तो इसका कमेंट में जाकर जवाब भी इसको बताते जाना है। हमसे पहले बताइए फर्स्ट का क्या होगा जवाब, है ना। फर्स्ट का देखिए कह रहा है बिजनेस। ही बिजनेस क्या है, आर्ट है, साइंस है, ऑल ऑफ यानी कि बोथ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना। जो व्यवसायी है कला और विज्ञान दोनों कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 क्या बता रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, व्यवसायी का उद्देश्य क्या होता है। तो बिजनेस देखिए यहाँ पर एक चीज समझना, प्रॉफिट ऑब्जेक्ट है ही, सर्विस ऑब्जेक्ट भी है, और यहाँ पर ऑप्शन 3 क्या दिया, प्रॉफिट सर्विस बोथ ऑब्जेक्ट, यानी दोनों। बिल्कुल ये दोनों हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा 3। अगर ये ऐसा नहीं होता, सिर्फ पूछता बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या, ऐसा पूछता, समझना क्वेश्चन में बदलाव क्या रहेगा, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता कि बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही क्वेश्चन का जवाब हो जाता, पहला वाला हो जाता, क्योंकि बिजनेस का प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट होता है। सेकेंड जो ऑप्शन हो जाता है इसका सर्विस, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में जो है ऐसा नहीं था, ओनली 4 था कि बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्ट दोनों हो जाएगा, प्रॉफिट और सर्विस दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 में क्या बता रहा है, ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या बता रहा है। क्वेश्चन 3 में देखिए कह रहा है द काइंड्स ऑफ शेयर, शेयर कितने प्रकार का होता है। सर शेयर 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, आप ये भी याद रख लो। पहला जो शेयर होता है इक्विटी शेयर होता है, दूसरा जो शेयर होता है वो प्रेफरेंस शेयर होता है। याद रखना, पहला शेयर इक्विटी शेयर होता है, दूसरा जो शेयर होता है वह प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग को। ओके, नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, नंबर 4 में क्या बता रहा है, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल, रिफाइनरी एंड शुगर, वहाँ पे शुगर होगा मिल्स, यानी कह रहा है तेल शोधक कारखाना तथा चीनी मिल किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आता है। तो आप लोग याद रखना सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, जो भी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होता है दोस्तों, ये जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, और सर ट्रेजरी में क्या आता है सर, तो याद रखना ट्रेजरी में सर्विस सेक्टर आता है ना, ट्रेजरी में जो है सर्विस सेक्टर आ जाता है। प्राइमरी में क्या आता है, तो प्राइमरी में जो है
जेनेटिक इंडस्ट्री आ जाएगा, जो कृषि से, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, वैसे इंडस्ट्री को वहाँ पर हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री में रखते हैं। और भी उसमें बांटा गया है, लेकिन अब इतना मोटा मोटी चीज़ों को याद रखना है। कॉमर्स किसके अंतर्गत इंक्लूड है, याद रखना। तो कॉमर्स जो है बिजनेस एंड इंडस्ट्री में, या बिजनेस और ट्रेड में, या ट्रेड एंड एक्सक्लूसिव ट्रेड। तो कॉमर्स जो है ना ट्रेड और एक्सक्लूसिव ट्रेड में है। याद है आप लोग को बताए थे कि कॉमर्स को जो है ना दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव ट्रेड। तो उसी के अंतर्गत ये इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आप देखो, द मोस्ट वाइड स्कोप, सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, ट्रेड का? जी नहीं, बिजनेस का। सबसे बड़ा क्षेत्र किसका होता है, बिजनेस का होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षेत्र, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है सबसे बड़ा क्षेत्र किसका होता है, तो बिजनेस का होता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के ही अंतर्गत आ जाता है ट्रेड, कॉमर्स या फिर एक्सक्लूसिव ट्रेड है, जितना भी इंडस्ट्री सारा उसी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। द मिनिमम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन 7 देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिनिमम नंबर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखना मिनिमम जो होता है ना वो 10 होता है। ठीक है, मिनिमम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कितना होता है, तो 10 हो जाता है, 10 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन 8 क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर बाय अ स्पेसिफिक टेन, है ना। मतलब कौन निम्नलिखित में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता है, समझना। मतलब कौन ऐसी बिजनेस कहलाता है जिस पर कानून लागू नहीं होता, तो याद रखना वह जो है सोल ट्रेड बिजनेस है। कौन सा होगा जी, सोल ट्रेड बिजनेस, यानी छोटा बिजनेस, जो छोटा एकाकी व्यापार, सिंगल बिजनेस वाला जो है ना, ऐसे बिजनेस पर जो है कोई नियम कानून जो है लागू नहीं होता है। स्पेसिफिक एक्ट लागू नहीं होता है। कानून तो कानून के अंदर सभी बिजनेस को करना ही पड़ता है, लेकिन सोल ट्रेडिंग बिजनेस के अंतर्गत कोई स्पेसिफिक एक्ट लागू नहीं होता, बट कंपनी के अंतर्गत लागू होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत लागू होता है, पार्टनरशिप के अंतर्गत लागू होता है। अरे आपसे पूछेगा कि सर कंपनी के अंतर्गत कौन सा एक्ट लागू होता है, तो याद रखना 2013, या फिर ओल्ड कंपनी एक्ट कौन हो गया, 1956 हो जाएगा। और पार्टनरशिप कौन सा एक्ट होगा, तो पार्टनरशिप एक्ट याद रखना 1932, तो याद रखना इसको। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो 1912। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लायबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है बाबू, तो कर्ता का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर अगर पूछता प्रश्न, क्या पूछता, इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लायबिलिटी ऑफ मेंबर, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो मेंबर होंगे उनका लायबिलिटी क्या होगा, तो उन सभी का जो लायबिलिटी क्या होगा बाबू, लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन जो कर्ता होगा, कर्ता का लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, तो अनलिमिटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी जो जीवन बीमा, जीवन बीमा का उद्देश्य क्या होता है, तो प्रोटेक्शन, बिल्कुल प्रोटेक्शन तो होता ही है, इन्वेस्टमेंट या फिर प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट दोनों, या प्रॉफिट। तो आप इसको लेकर चलना कि प्रोटेक्शन भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का है, LIC। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर नोट लगाएगा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कंपनी का उदाहरण है, तो LIC या रेलवे या ONGC। तो यहाँ पर सेल को लेके चलना। ठीक है, सेल, सेल जो है सरकारी कंपनी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज पास्ड, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लॉ का पास कब हुआ था,
तो उसका 1900 अभी मैं कितना बताया था 12, 1912, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखो अभी जो पहले बताया था वो यहाँ पर एक प्रश्न रिपीट कर दिया, ठीक है, 1912। द नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। जब हम लोग का एलपीजी आया था, इधर है एलपीजी, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन, और ये कब आया था 1991। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये भी प्रश्न पूछेगा कि ये कब आया था एलपीजी, तो उसको 1991। और इससे एक और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि नी इकोनॉमी पॉलिसी, तो इसी को कहते हैं हम लोग नी इकोनॉमी पॉलिसी कहते हैं, है ना। पीवी नरसिम्हा राव के संगठन में ये जो है एलपीजी लाया गया था, देश को एक अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन में लाने के लिए लाया गया था 1991 में। भारत के आज़ादी के बाद ये पहला जो है देश के लिए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाया गया था, जिससे हमारा देश जो है इकोनॉमिक कंडीशन में बेस्ट बन सके। उससे पहले हमारा देश का कंडीशन क्या था, तो बहुत ही खराब स्थिति था, ठीक है। तो याद रखना, जितना भी जो भी प्रश्न होता है इसको कॉपी में आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, या फिर अभी एग्जाम देने वाले हैं कल आप लोग, तो इसको जो है सो याद कर लेना है, ठीक है। तो हाँ देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि इफेक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन आने से। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हम अपने देश यानी भारत और दूसरे देश के साथ भी हम बिजनेस कर सकते, दिस इज द ग्लोबलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन मतलब जो हमारे सरकार के अंडर जितने भी बिजनेस थी वो प्राइवेट में भी बिजनेस कन्वर्ट हो गया, मतलब प्राइवेट भी उस बिजनेस को कर सकता है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो सरकार का जो एक कानूनी एक्ट था जो हार्ड था उसको लिबर कर दिया गया, आसान कर दिया गया। ये तीनों का मेन ऑब्जेक्ट था आने का, लाने का। तो देखिए यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा जी। तो पहला का इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, बिल्कुल ये तो है, ये फायदा हुआ। इंक्रीज एक्सपोर्ट, बिल्कुल। इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, ऑल ऑफ दिस, यहाँ पर सभी ये इफेक्ट आया और सभी जो है पॉजिटिव इफेक्ट आया, अच्छा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव, बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है, याद रखना। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है वह कंपलसरी है। विच इज द मोस्ट स्टेबल फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है कि व्यवसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक अस्थायी, मतलब कभी मरता नहीं, अस्थायी, आजीवन काल तक चलता रहता है, तो याद रखना कंपनी। कौन सा? कंपनी, ऑप्शन नंबर 3। कंपनी जो है आजीवन काल तक चलता रहा, स्टेबल है वो, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटरशिप, ये कभी भी जो है स्थायी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या 16 बता रहा है, सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी इज एक्सरसाइज बाय, बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा, तो हेड क्वार्टर के द्वारा किया जाता है, हेड क्वार्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है एमएनसी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर क्या है। इतना जितना ये प्रश्न बता रही है आप पूरा का पूरा 50 का जो क्वेश्चन अभी बताए, सो जो पहले जो मैं 40 प्रीवियस क्वेश्चन बताया और भी जो प्रीवियस क्वेश्चन बताए हो 40-50 करके, ये सारा का सारा आप लोग को क्वेश्चन देख लेना, कर लेना है। आप इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए तो मैं बता दिया हूं। चलो 17 देखो क्या है जी। 17 में देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, तो आप जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 3 डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, कौन होता है? पहला मेमोरेंडम होता है, दूसरा आर्टिकल और तीसरा जो है प्रोस्पेक्ट। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है फॉर इंडियन इकोनॉमिक पब्लिक इंटरप्राइजेज, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम कौन सा है, मतलब सॉरी सरकारी उपक्रम है मतलब क्या है भाई, नेसेसरी है, जरूरी है। अगर सरकारी कंपनी नहीं रहेगा तो हमारा देश का कैसे विकास होगा, सरकारी कंपनी हमारा देश का होना जरूरी है। रिजर्व बैंक है ना, रिजर्व बैंक कब आया था बाबू, तो 1935 में आया था। आरबीआई कब आया था, तो 1935 में आया था, याद रखना है, भुलाना नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रिजर्व बॉन्ड, बताइए सबसे अधिक इंटरेस्ट किस में प्राप्त होता है बाबू,
मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो याद रखना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में नहीं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। और अगर यहाँ से प्रश्न पूछता कि एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बेहतरीन अकाउंट कौन होता है, तो कौन वाला हो जाता है यहाँ पे, करेंट अकाउंट हो जाता। और एक कस्टमर के लिए यानी एक साधारण व्यक्ति के लिए बेस्ट अकाउंट कौन होता है, तो सेविंग अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आएगा प्रश्न, हो सकता है ऐसा आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर ऑर्डिनरली हैव, समता अंशधारियों को साधारणता क्या होता है, नो वोटिंग राइट नहीं, वोटिंग राइट होता है, लिमिटेड नहीं, फुल वोटिंग राइट होता है। क्या होता है, फुल वोटिंग राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर को। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, चलो इसको मैं ये साइड कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्या होता है, ई कॉमर्स मीन्स क्या होता है, ई कॉमर्स मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज, है ना, उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है। तो बताइए, जो उद्यमी होता है, जो बिजनेस के लिए क्रिएट करता है, उसका उत्तरदायित्व क्या होता है, टूवर्ड्स एम्प्लॉय, कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल, उपभोक्ताओं के प्रति बिल्कुल, सरकार के प्रति बिल्कुल, सभी के प्रति जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, सभी के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न, फुल सेक्रेसी इन मेंटेन, फुल सेक्रेसी कहाँ होता है, प्राइवेट इंटरप्राइज में, गवर्नमेंट इंटरप्राइज में, या फिर कहाँ होगा, देखो मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन, या फिर देखो साझेदारी में, या इनमें से सभी। तो फुल सेक्रेसी कहाँ होगा बाबू, निजी उपक्रम में, या सरकारी उपक्रम में, या साझेदारी में, या फिर जो है, तो इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 का जो है निजी उपक्रम लेके चलना। वैसे साझेदारी में भी जो है आपको सेक्रेसी पाया जाता है, आप लोग यहाँ पे निजी उपक्रम लेके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चलिए ठीक है, स्पीड पोस्ट सर्विस स्टार्ट इन इंडिया, तो याद रखना 1986 स्पीड पोस्ट। ठीक है, स्पीड पोस्ट जो सर्विस है वो कब आया था, तो 1986 में। और यदि हम लोग को यही प्रश्न में अगर पूछा इंटरनेट कब आया था, तो याद रखना इसी का होगा 1987 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर, कंपनी के अंशधारी होते हैं यार, क्या होते हैं, ओनर होते हैं, क्या होते हैं, ओनर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, क्या है 27 में, द बेस्ट सुटेबल अकाउंट ऑफ सैलरी पर्सन, देख लो जो व्यक्ति सैलरी कमाता है उसके लिए बेस्ट अकाउंट कौन सा है, तो सेविंग अकाउंट है, उसके लिए कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, अभी जो मैं पहले बताया था। और यही बिजनेसमैन होता है तो क्या होता है उसके लिए, करेंट अकाउंट उसके लिए सबसे बेस्ट अकाउंट माना जाता है। नेक्स्ट जो है, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ, जोखिम का परिणाम क्या होता है, सर्टेनिटी, बिल्कुल नहीं, अनसर्टेनिटी, रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी, आगे क्या होगा कोई इसका पता नहीं। ठीक है, दिस इज द रिस्क का ये पहचान है। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड टू, यानी करे कंपनी के नाम की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र भेजा जाता किसको, सेबी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, है ना। तो कंपनी के नाम की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र भेजा जाता है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। ओके, जैसा नाम है वैसा उसका ऑप्शन है, जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो, द पीरियड ऑफ मैरीन इंश्योरेंस, है ना, मैरीन यानी समुद्री, तो मैरीन इंश्योरेंस हमेशा बाबू याद रखना 1 साल, मैरीन इंश्योरेंस जो किया जाता है 1 साल। अग्नि या समुद्री था, अगर अग्नि वाला भी रहता तो उसका भी 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का। 31 पढ़ो, 31 में क्या बता रहा है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर सर्टेन, बिल्कुल आप लोग को बताया गया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर जो डिविडेंड प्राप्त होता है वो क्या होता है, सर्टेन होता है। लेकिन अगर यही सर पूछता हमसे क्या इक्विटी शेयर होल्डर,
तो इक्विटी शेयर का हो जाता है अनसर्टेन, उसका जो है इंटरेस्ट रेट जो है, डिविडेंड जो है, उसका कोई फिक्स प्राप्त नहीं होता है। 32 देखिए, 32 में क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फिनांस, यानी निम्न में से कौन वित्त का बाहरी स्रोत नहीं है, वित्त का बाहरी स्रोत नहीं है, वित्त का बाहरी स्रोत नहीं है। तो ओवरड्राफ्ट, रिटेन अर्निंग, बैंक लोन या फिर डिबेंचर। देखो डिबेंचर जो है बाहरी स्रोत से हम लोग का आ जाता है, ठीक है, और बाहरी स्रोत नहीं है, तो आप लोग इसको ऐसे लेके चलना। बाहरी स्रोत पहले क्वेश्चन को उसको समझ लेना कि आखिर क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर में। तो कह रहा है देखो ओवरड्राफ्ट है ना, ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से आप लोन ले सकते हो, तो यहाँ पर नोट शब्द का लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे समझ जाना बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में दिक्कत कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फिनांस, निम्न में से कौन वित्त का बाहरी स्रोत नहीं है, वित्त का बाहरी स्रोत नहीं है, ठीक है। मतलब वित्त का बाहरी स्रोत नहीं है, इसका मतलब हो गया कि खुद से बिजनेस का पैसा आता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट मतलब बाहरी से पैसा आ जाएगा, बैंक लोन बाहरी से पैसा आ जाता है, डिबेंचर भी जो बाहरी से पैसा, रिटर्न अर्निंग यानी खुद का संचित लाभ, खुद का बिजनेस का जो लाभ होता है वो खुद का बिजनेस है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। तो मैं जो समझाया इस चीज़ को यार, रिटेन अर्निंग संचित लाभ, हिंदी में क्या है, संचित लाभ, खुद के बिजनेस के लाभ से जो होता है पैसा, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फिनांस होता है, ठीक है। 33 रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स आर कीप्ड सेफली, कच्चा अथवा तैयार माल सुरक्षित रखा जाता है, कहाँ है, भंडार गृह में, बैंक में नहीं, बंदरगाह में नहीं, रेलवे स्टेशन में नहीं, कहाँ रखा जाएगा, भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। एफडी का मतलब क्या होता है जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। तो एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट होता है ना, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट 34 का। लेकिन यहाँ पर जो है बाबू ये भी इसका नहीं होगा, एफडीआई, ठीक है, एफडीआई। तो देखो फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा, एफडी का मतलब डायरेक्ट होता है फिक्स डिपॉजिट, लेकिन एफडीआई है तो हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 चलिए, एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी लघु उद्योग के लाभ क्या है, तो छोटे उद्योग का लाभ क्या होता है, बेरोजगारी में कमी, आयत में कमी, आय का समान वितरण, इनमें से सभी। तो लघु उद्योग से लाभ ये होता है कि बेरोजगारी में कमी होती है, जो रोजगार है उसको कम करने का काम का, आयत में कमी, हम दूसरे देश से जो है सामान कम मंगाने की कोशिश करते हैं, और आय का समान वितरण होता है, इनमें से सभी जो है एक एडवांटेज है स्मॉल इंडस्ट्री का। ओके, नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36, रिटेलर सेल्स गुड्स टू, मतलब जो फुटकर व्यापारी जो दुकान है, जो छोटे मोटे दुकान बेचता है, एक करके सामान बेचता है, वो किसको बेचता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है, लेकिन होलसेलर किसको बेचता, रिटेलर को बेचता, और रिटेलर किसको बेचता है, तो कस्टमर को बेचता है। नेक्स्ट देखो, रिडम्पशन इज यूज फॉर, रिडम्पशन हम लोग किसको करते हैं, तो डिबेंचर होल्डर को रिडम्पशन करते हैं, रिडम्पशन इज यूज फॉर, रिडम्पशन किसके लिए सब यूज किया गया है, तो डिबेंचर के लिए यूज किया गया, ठीक है। और अगला जो एक शब्द है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में, प्रेफरेंस शेयर है, ऑप्शन बी में बता रहा है डिबेंचर, और अगला जो नंबर 3 है इक्विटी शेयर, और 1 और 2 बता रहा है, पहला और दूसरा। तो आप लोग जो है ना, कभी जो है रिडम्पशन जो है शब्द जो है प्रेफरेंस शेयर को होल्डर के ऊपर भी किया जाता है, तो आप इसको 4 लेके चलना, ठीक है, 4 यानी पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 38, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चर सेक्टर, यानी निम्न निर्माण क्षेत्र में लघु स्तरीय उपकरणों का अधिकतम विनियोग सीमा कितना है, अधिकतम छोटा क्षेत्र के लिए बताया गया है, तो मिनिमम जो है, मिनिमम जो है 5 करोड़, ठीक है,
मिनिमम जो है इसको लेके चलना 5 करोड़। कितना लेके चलना जी? 5 करोड़। ओके, चलिए 39 देखिए। 39 में क्या, डिपार्टमेंटल स्टोर इज मोस्ट सुटेबल फॉर। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है सुटेबल किसके लिए? तो रिच पर्सन के लिए, रिच क्लास जो बड़े व्यक्ति हैं उनके लिए जो है डिपार्टमेंटल स्टोर काफ़ी जो है सुटेबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए 40, गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्मॉल इंडस्ट्री इज प्रोवाइड थ्रू। लघु उद्योग को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, बिल्कुल किया जाता है। सब्सिडरी, ग्रांट्स, इंसेंटिव, ऑल ऑफ दिस, यानी जो छोटे बिजनेस है उसको हर तरीके से सहयोग सरकार करती है ताकि छोटी उद्योग जो हमारे देश में हो। और हमारी जो अभी पीछे एडवांटेज था छोटा इंडस्ट्री का कि हमारे एम्प्लॉयमेंट को जो है बेरोजगारी की समस्या कम करती है, दूसरे देश से सामान जो है कम खरीदते हैं, सारी समस्या को दूर करता है कौन? छोटे बिजनेस वाले। तो इसको सरकार हर तरीके से जो है सहयोग प्राप्त करती है, देती है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अमॉन्ग टू कंट्रीज, यानी विदेशी व्यापार दो देशों के बीच उत्पन्न करता है। क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन या हेट्रेड या कंपटीशन। मतभेद तो होगा नहीं, सहयोग या इसको सहयोग होता है ना, यानी जो है विदेशी व्यापार दो देशों के बीच क्या करता है? तो क्या उत्पन्न करता है? तो सहयोग करता है, मदद एक तरह से उत्पन्न करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला लेके चलना, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन लेके नहीं चलना। इसको सहयोग करता है, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो उसको क्या होता है? एक दूसरे को हेल्प होता है, मदद होता है। मोर क्रेडिट सेल आर डन बाय, अधिक अधिक मात्रा में उधार बेचने वाला कौन होता है? तो अधिक उधार बेचने वाला होलसेलर होता है ना। अधिक उधार बेचने वाला कौन होता है? होलसेलर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस सर्विस। कौन बिजनेस सर्विस? निम्नलिखित में से कौन व्यवसायी सेवा नहीं? तो बाबू बैंकिंग तो बिजनेस सेवा है, ट्रांसपोर्ट भी है, कम्युनिकेशन है, प्रोडक्शन जो है वो सर्विस के अंतर्गत नहीं आता है। वो सामान बनाता है, कोई सर्विस नहीं देता है। सर्विस मतलब कोई सामान नहीं देना, जैसे प्रोडक्शन, ये जैसे कम्युनिकेशन, दिस इज द सर्विस दे रहा है, बैंकिंग सर्विस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या बता रहा है, मेट्स रिसीव्ड इज यूज्ड बाय। मेट्स रसीद निर्गमित करता है, तो याद रखना कैप्टन ऑफ शिप, जो कैप्टन ऑफ शिप, शिप का जो कैप्टन होता है वही जो है मेट्स रिसीव्ड जो है इशूड करता है। 45 देखिए, 45 में क्या, एडेंट इज, एडेंट होता क्या है जी? रिटेन होता है, वर्बल होता है, रिटेन वर्बल दोनों होता है। क्या होता है? एडेंट जो है, एडेंट जो है, अब इसको दोनों लेके चलना। ठीक है, नहीं, एक एडेंट जो है डॉक्यूमेंट होता है, रिटेन होता है 45 का। ठीक है, तो क्या होता है? एडेंट का जो इसको आप रिटेन मानना, एक डॉक्यूमेंट होता है जो रिटेन होता है, वर्बल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 में क्या बता रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अप्लाइड। पार्षद अंतर्नियम के अभाव में कौन सा लागू होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो टेबल इसका आप लोग लेके चलना, 1 वाला टेबल, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अब्सेंस है, नहीं बना हुआ है, तो कौन सा टेबल यूज होता है? तो टेबल 1 वाला लागू होगा। चलिए 47 देखिए, डिपार्टमेंटल स्टोर ऑरिजिनेटेड इन, यानी ऑर्गेनाइजेड इन, यानी विभागीय भंडारों का जन्म कहाँ से हुआ था? तो याद रखना फ्रांस से, है ना। विभागीय जो भंडार वो कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स इन एन इकोनॉमी इज नोन एज, यानी अर्थव्यवस्था में दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल या इंटरनेशनल। तो इंटरनल ट्रेड करते हैं, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से लेन देन कर रहा है, तो क्या किस प्रकार का? इंटरनल ट्रेड है। ठीक है, दूसरे देश से तो लेन देन किया जा नहीं रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 49, द फंक्शन ऑफ अ
कॉमर्शियल बैंक इंक्लूड। कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है? सेल्फ डिपॉजिट बिल्कुल, ग्रांटिंग लोन बिल्कुल, लॉकेट फैसिलिटी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और लास्ट जो प्रश्न है 50 नंबर है, ठीक है। चलिए इसका जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। प्रॉफिट इज नॉट शेयरिंग, किसमें लाभों का बंटवारा नहीं किया जाता। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग के कुछ समय देते हैं और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग को छोड़ना है, ताकि पता चले कि आप लोग को हमें जो जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ तो आप लोग कितना आप लोग इस चीज़ को समझे और कितना आप लोग को तैयारी हुआ है। तो इसका जवाब पहले समझ लो कि किसमें लाभों का बंटवारा नहीं। कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें लाभ का बंटवारा नहीं करता? बहुत सिंपल है। कंपनी में है तो भाई कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर रहते हैं तो प्रॉफिट का तो बंटवारा होगा। पार्टनरशिप में भी 2-3 व्यक्ति रहेंगे तो उसमें भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर्स की मतलब एकल बिजनेस, जिसमें एक ही व्यक्ति मालिक होगा, वो प्रॉफिट का कोई बिजनेस प्रॉफिट का बंटवारा नहीं करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वो सोसाइटी नॉट प्रॉफिट ऑब्जेक्ट है, वो तो प्रॉफिट कमाता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, फिर नेक्स्ट वीडियो का आप लोग को इंतजार करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।